नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 7 में एक नया अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। अध्याय नंबर 12, जिसका नाम है क्रिया, जिसको हम इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। इस अध्याय को पढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया होती क्या है। क्रिया का अर्थ है किसी काम का करना। जैसे हम उदाहरण पढ़ते हैं, बकरी गाजर खा रही है। यहाँ गाजर खाने का काम हो रहा है, खाने का, ठीक है। यानी बकरी जो है गाजर खाने का काम कर रही है। शेर सो रहा है, शेर जो है सोने का काम कर रहा है। तारे चमक रहे हैं, तारे जो हैं वो चमकने का काम कर रहे हैं। ऊपर लिखे वाक्यों में खा रही है, सो रहा है, चमक रहे हैं आदि पदों से कुछ करने या होने का बोध हो रहा है। यानी कोई काम किया जा रहा है या कोई काम हो रहा है। क्रिया शब्द का अर्थ है करना। अतः हम कह सकते हैं, अब इसकी परिभाषा है, जिन पदों से, यहाँ हम शब्दों से भी कहते हैं, लेकिन क्योंकि हमने उन शब्दों का प्रयोग वाक्यों में किया है और वाक्यों में प्रयोग होने के बाद शब्द जो है पद कहलाते हैं, तो यहाँ हम पद शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जिन पदों से किसी कार्य के होने, करने या वस्तु की स्थिति का बोध होता है उसे क्रियापद कहते हैं, यानी क्रिया शब्द कहते हैं। अब क्रिया को जानने के लिए सबसे पहले क्रिया के धातु रूप के बारे में हमें जानकारी लेनी पड़ेगी। क्रिया का धातु रूप यानी मूल रूप, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु या मूल रूप एक ही बात है। कैसे होते हैं? हम अक्सर मूल रूप में या धातु में ना शब्द लगाकर क्रिया बनाते हैं, जैसे पढ़ना, खाना, बैठना, खेलना, देखना, गाना, जाना, सुनना, नाचना, ये हमारी क्रियाएं हैं। लेकिन इन क्रियाओं में एक धातु रूप है, मूल रूप है, जिसमें ना शब्द जोड़कर क्रिया बनाई जाती है। पढ़ में ना लगाया तो बन गया पढ़ना, खा में ना लगाया तो बन गया खाना, देख में ना लगाया तो बन गया देखना, सुन में ना लगाया तो बन गया सुनना, नाचना नाचना, जाना जाना। इस तरह जिन शब्दों में हमने ना लगाया, जो मूल शब्द हैं, जो धातु हैं, पढ़, खा, बैठ, खेल, देख, गा, जा, सुन, नाच, ये सब क्रिया के मूल रूप कहलाते हैं। इन्हीं मूल रूपों में ना शब्द जमा करके, प्लस करके हमने क्रिया रूप बनाया है, ठीक है। तो हर क्रिया में ना को हटा दो तो जो पहला शब्द है, पढ़, खा, बैठ, खेल, देख, गा, जा, सुन, नाच, ये सारे क्रिया क्या हो गए हमारे? धातु या क्रिया के मूल रूप। अब आपको समझ आ गया होगा कि धातु किसे कहते हैं। अब क्रिया के हम भेद जानते हैं। क्रिया कितने प्रकार की होती है? क्रिया 2 प्रकार की होती है। कर्म के आधार पर है ये भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं। पहला है अकर्मक क्रिया, दूसरा है सकर्मक क्रिया। अब देखिए, अ और स हम जैसे हिंदी में जानते हैं, हमें पता है स का मतलब होता है साथ, अ का मतलब होता है बिना। अकर्मक यानी जो क्रिया कर्म के बिना है वो अकर्मक क्रिया, और सकर्मक जो कर्म के साथ है, जिसमें कर्म है, वो सकर्मक क्रिया। यानी जिस क्रिया में कोई कर्म है ही नहीं वो अकर्मक क्रिया, और जिस क्रिया में एक या एक से अधिक कर्म है वो है सकर्मक क्रिया। अब देखिए अकर्मक क्रिया के उदाहरण। मोहन दौड़ता है, सीता नाचती है, नितिन खेलता है, माताजी हंसती हैं। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कर्म है या नहीं है? उसकी क्या पहचान होगी? इसके बारे में भी अभी आपको बताती हूँ। पहले इसकी पढ़ लेते हैं, इसका विवरण पढ़ लेते हैं। ऊपर लिखित वाक्यों में दौड़ता है, नाचती है, खेलता है, हंसती है, ये सारे जो क्रियापद के साथ है, इसमें कर्म नहीं है। क्रिया का फल अथवा प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है। कर्ता यानी जो क्रिया को करने वाला है। मोहन दौड़ता है तो दौड़ने की क्रिया कौन कर रहा है? मोहन, तो मोहन कर्ता हो गया। सीता नाचती है, यहाँ नाचने की क्रिया हो रही है, क्रिया कौन कर रहा है? सीता, ठीक है। यहाँ ये सीता कर्ता हो गई, यानी क्रिया करने वाली। खेलना, खेलना क्रिया है, खेलने की क्रिया कौन कर रहा है? नितिन,
तो कर्ता कौन हो गया? नितिन। क्रिया करने वाला कौन है? नितिन। माताजी हंसती है, हंसने की क्रिया हुई है। इसकी क्रिया की किसके द्वारा गई है? माताजी द्वारा। इसलिए माताजी कर्ता हो गई, क्रिया करने वाली। ठीक है ना, हंसने की क्रिया करने वाली। जब हमारा ये क्रिया का प्रभाव कर्ता के ऊपर पड़ता है तब ये अकर्मक क्रिया कहलाती है। आसान तरीके से अगर हमने ये देखना हो कि क्रिया में कर्म है या नहीं है, तो हम क्रिया से पहले क्या लगा देते हैं। मान लो हमने ये क्रिया दौड़ता है, इससे पहले क्या लगा दिया? मोहन क्या दौड़ता है, सीता क्या नाचती है, नितिन क्या खेलता है, माताजी क्या हंसती हैं। क्या का हमें जवाब नहीं मिल रहा इसमें, इस सेंटेंस में, इस वाक्य में। मोहन क्या दौड़ता है, कुछ अर्थ इसका हमें उत्तर मिला नहीं। सीता क्या नाचती है, नहीं मिला उत्तर, क्या नाचती है। नितिन क्या खेलता है, यहाँ ये तो नहीं बताया गया ना कि नितिन क्रिकेट खेलता है। अगर क्रिकेट खेलता होता तो यहाँ लिखा होता तो हम बोलते क्या खेलता है, तो जवाब वाक्य में मिलता हमें क्रिकेट। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो जब हमें क्या का उत्तर नहीं मिलता, किसी क्रिया से पहले क्या लगाने से उसका उत्तर नहीं मिलता, इसका मतलब उसमें कर्म नहीं है और इसका क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए ये अकर्मक यानी कर्म के बिना वाली क्रिया है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसी की हम परिभाषा ले लेते हैं। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया के फल का प्रभाव कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर, कर्ता यानी क्रिया करने वाला व्यक्ति या वस्तु कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? दौड़ना, अकड़ना, बैठना, उगना, ठहरना, मरना, सोना, उछलना, रोना, डरना, जागना, जीना, हंसना, बरसना, घटना और खेलना, ये सारी हमारी अकर्मक क्रियाएं हैं। अब हम अगली उदाहरण पढ़ते हैं। सकर्मक क्रिया यानी वो क्रिया जो कर्म के साथ होती है। सकर्मक, कर्म के साथ, जिसमें कर्म मौजूद होता है। अब देखिए, गाय घास खाती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, खाती से पहले, ये क्रिया हुई खाने की, इससे पहले यहाँ पे क्या लगा देते हैं, गाय घास खाती है, तो हमें जवाब मिलेगा क्या खाती है? घास। ये जवाब हमारे पास है। अगर यहाँ पे ये घास शब्द ना होता, सेंटेंस होता गाय खाती है, क्या हमें उत्तर नहीं मिला, तब ये अकर्मक क्रिया होती। लेकिन अब इसमें लिखा हुआ है गाय घास खाती है, हमें पता है वो क्या खाती है, घास। जवाब मिल रहा है वाक्य में, तो ये घास क्या हो गया? कर्म हो गया। क्या का जवाब जो मिलता है कर्म हो गया। या फिर क्या का जवाब मिले या फिर किसको का जवाब मिले। जैसे श्री कृष्ण ने कंस को मारा, किसको मारा? कंस को। हमें वाक्य में इसका उत्तर मिल रहा है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। यहाँ कंस क्या है? कर्म है। ठीक है। माली पौधों की कटाई कर रहा है। अगर यहाँ पे पौधों की शब्द ना होता, यहाँ पे सिर्फ होता माली कटाई कर रहा है, तो क्या कटाई कर रहा है हमें जवाब ना मिलता, तब ये अकर्मक क्रिया होती। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है माली पौधों की कटाई कर रहा है। कटाई से पहले हम क्या शब्द लगाकर प्रश्न बनाएंगे या किसको शब्द लगाकर प्रश्न बनाएंगे, किसी का भी जवाब मिले तो वो सकर्मक क्रिया है। माली पौधों की कटाई कर रहा है, किसकी कटाई कर रहा है? जवाब मिला ना हमें, पौधों की। तो ये कौन सी क्रिया है? सकर्मक, क्योंकि इसमें पौधे जो हैं वो कर्म है। इसमें क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पड़ रहा है। अगला देखते हैं। समर्थ स्कूल जाता है, क्या जाता है? ठीक है, स्कूल। मैं निबंध लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? निबंध। तो क्या का जवाब मिला। उपर्युक्त वाक्यों में खाती है, कटाई कर रहा है, मारा जाता है और लिखता हूँ क्रियाओं का फल क्रमशः गाय, माली, समर्थ, श्री कृष्ण, मैं पर ना पढ़कर घास, कंस, स्कूल और निबंध आदि पर पढ़ रहा है। इसको फिर से समझ रहे हैं। यहाँ क्रिया है ना खाने की, क्या खा रही है? घास। तो क्रिया का फल घास पर यानी कर्म पर पड़ रहा है, कर्ता पर नहीं पड़ रहा, गाय पर नहीं पड़ रहा। श्री कृष्ण ने कंस को मारा, किसको मारा? कंस को। कंस कर्म है, क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा? कंस पर। कर्ता श्री कृष्ण हैं जिन्होंने काम किया,
इन पर नहीं पड़ा प्रभाव। ठीक है, मैं निबंध लिखता हूँ, लिखने का प्रभाव किस पर पड़ा, क्या लिखता हूँ, निबंध। निबंध कर्म है, लेकिन यहाँ कर्ता कौन है, मैं यहाँ मैं पर नहीं पड़ा क्रिया का प्रभाव, किसके ऊपर पड़ा गया, क्या लिखा गया, निबंध। मारने की क्रिया हुई तो मारा कौन गया, कंस, लेकिन मारा श्री कृष्ण ने। निबंध लिखा गया, लिखने की क्रिया हुई, लिखा क्या गया, निबंध, लेकिन करता तो मैं था ना लिखने वाला, मेरे ऊपर नहीं प्रभाव पड़ा, निबंध के ऊपर पड़ा। इस तरह इन क्रियाओं के साथ कर्म की अपेक्षा होती है, क्योंकि जिसमें कर्म मौजूद रहता है वाक्य में, अतः हम कह सकते हैं, अब परिभाषा क्या है, सकर्मक क्रिया की जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर यानी कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़े वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। अब इनको याद रखने का तरीका क्या है, जैसे मैंने बताया, आपको टिप दिया था कि क्रिया से पहले क्या या किसको का प्रश्न पूछिए, अगर उसका जवाब वाक्य में है तो वो सकर्मक क्रिया है। अब हम अकर्मक क्रिया, इसमें कोई कर्म है ही नहीं तो इसके भेद भी नहीं होंगे। ठीक है ना, भेद किसके होंगे, सकर्मक क्रिया के जिसमें कर्म मौजूद है। तो हमारे अब आ गए सकर्मक क्रिया के भेद।